So in this lecture we are going to discuss a very important topic, that is class and object in Java. Most of the times जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये टॉपिक प्रॉपरली समझ में आ जाता है जावा में, तो इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हम रिलेटेड टू ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे या जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक आपको ईजीली समझ में आ जाएंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। लाइक हम पहले ओवरव्यू जान लेते हैं कि वाई वी रिक्वायर्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास होता क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। एंड देन फिर हम जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, 2-4 प्रोग्राम्स हम देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर आइडिया आ जाएंगी कि क्लास लिखते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और किस तरह से ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो हम इसके पहले जानते हैं कि लाइक अभी तक हम डेटा स्टोर कहाँ पे कर रहे थे। जैसे अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स की ही बात करते हैं तो अगर ये 56 मार्क्स या 68 मार्क्स अगर मुझे स्टोर करने हैं तो हमेशा बात करें कि हम एक काम कर सकते हैं, इंटीजर का एक वेरिएबल बनाएंगे s1, इंटीजर का एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे s2 और यहाँ पर हम 68 को स्टोर कर देंगे। बट जैसे हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं तो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आया, हम एक एरे बना सकते हैं लाइक a(5) अगर हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और यहाँ पर हम लाइक 25, 28, 58 ऐसे कुछ मार्क्स हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सो यस, बिकॉज ऑफ एरे हमारा कुछ सॉर्ट ऑफ डेटा क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया एरे के अंदर। बट व्हाट इफ़ अगर मैं इसमें नॉट ओनली मार्क्स बट मैं किसी का नाम, किसी का एज, किसी की हाइट, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करना चाहूँ तो, क्योंकि एरे का डेफिनेशन क्या है, एरे बोलता है कि भाई आप इसके अंदर एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपने इंट का बनाया तो इंट ही स्टोर कर सकते हो, बट अगर आपको नाम स्टोर करना है तो अगेन वी हैव टू रिलाई ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक हमें अलग अलग टाइप के वेरिएबल यहाँ पे बनाने होंगे। बट यस, सी लैंग्वेज में ही इसका सोल्यूशन हमें मिल गया था। हमें स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड से हम एक खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप और इसके अंदर हम कैरेक्टर नेम, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं था तो यहाँ पे हमें इस तरह से ही नाम को स्टोर करवाते थे, कैरेक्टर का एरे बनाते थे और उसी में हम नाम को स्टोर करवा सकते थे। अभी हमारे पास स्ट्रिंग है तो कोई इशू नहीं है। हमारे पास एक इंटीजर मार्क्स ऑफ 5 और इसी तरह से हम चाहे तो एक फ्लोट का वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे उसकी हाइट स्टोर करनी है जो फ्लोट टाइप में है तो ये भी हम स्टोर करवा सकते हैं। अब ये जो स्टूडेंट हमने बनाया है ये स्ट्रक्चर के मदद से बनाया है और इसी को हम कहते हैं डेटा टाइप, और इस डेटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट। जैसे ही मैं स्टूडेंट s1 बनाता हूँ या वेरिएबल जब मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बनेगा और इसके अंदर कैरेक्टर नेम ऑफ 30 आ जाएगा प्लस मार्क्स आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइट भी आ जाएगा। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस मेंबर्स या इन डेटा मेंबर्स को अगर मुझे एक्सेस करना है तो हमेशा हमें क्या लिखना होता है, s1 डॉट नेम, यहाँ पर हमें लिखना होगा s1 डॉट मार्क्स और यहाँ पर हमें लिखना होगा s1 डॉट हाइट। तो हमें मेंबर या जो वेरिएबल होते हैं उसी को लगाकर हमें मेंबर्स को एक्सेस करना होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर के थ्रू बड़े आराम से डिफरेंट टाइप्स का डेटा एक ही जगह पर एक ही में कंटेनर के अंदर स्टोर किया है, प्रॉपरली हो चुका है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ लेट से s2, तो इनका बॉक्स जो होगा वो अलग बनेगा और हम देख पाएंगे कि s2 के जो मार्क्स होंगे और s2 का जो नाम होगा और s2 का जो हाइट होगा वो बिल्कुल अलग मेमोरी में हम प्रॉपरली स्टोर कर पाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा प्रॉब्लम था कि भाई हम बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स के डेटा है हम एक जगह पर स्टोर कैसे करेंगे, यस, स्ट्रक्चर हैज़ बीन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। स्ट्रक्चर के मदद से हम खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वहाँ पर डेटा मेंबर रख देंगे और वो क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। प्रॉब्लम ये होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या था फिर कि जिसकी वजह से क्लास ये बना, ये क्लास वर्ड हमारा एग्जिस्टेंस में आ गया। प्रॉब्लम था स्ट्रक्चर में कुछ, तो भी प्रॉब्लम क्या था, देखिए डेटा मेंबर तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गए एक जगह पर, बट अगर मुझे इन डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे अगर मुझे s1 की बात कर लेते हैं, अगर s1 में मुझे नाम और मार्क्स स्टोर करने हैं तो मुझे मैन्युअली ऐसा लिखना पड़ता था, printf, मैं c की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एंटर मार्क्स
और मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमें ये समझना नहीं है, हमें समझना है कि लाइक वाई वी आर स्टडिंग क्लास ओनली। ओके, सो इंटीजर मार्क्स, फिर हम यहाँ पे नेम पूछ रहे हैं और उसके बाद हम हाइट पूछ रहे हैं, और यहाँ पर हम स्कैनएफ की मदद से सी में हम %d शॉर्टकट में लिखता हूँ, %s फॉर नेम एंड %f फॉर फ्लोट। हम जो डेटा है वो S1 के मार्क्स में स्टोर कर सकते थे, देन S1 के नेम में स्टोर करवा सकते थे, और S1 डॉट हम लाइक हाइट इस तरह से हम स्टोर करवा सकते थे। तो ये जो मैंने डेटा लिखा है, 2 लाइन जो मैंने लिखी है वो सिर्फ मैंने S1 के लिए ही लिखी है, बराबर है। अब यही मुझे अगर डेटा S2 के लिए रीड करना है तो क्या मैं सेम कोड का यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि डेटा मेरा S1 में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे वापस S1 नहीं लिख सकता हूँ ना, मुझे यहाँ पे चेंज करने होंगे, और यही 2 लाइन मुझे S2 के लिए लिखनी होंगी, लाइक S2 डॉट मार्क्स, S2 डॉट नेम एंड S2 डॉट हाइट। अगर हमारे पास तीन स्टूडेंट है तो हमें यही लाइन कितनी बार लिखनी होंगी? 3 बार लिखनी होंगी, और 4 स्टूडेंट है तो 4 बार, और 100 स्टूडेंट है तो हमें यही 2 लाइन हमें 100 बार लिखनी होंगी। तो अगर हम बात करते हैं डेटा मेंबर्स की, तो यस, हमारा स्ट्रक्चर में डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो रहा था, स्टोर हो रहा था, बट अगर उन पे कुछ ऑपरेशन करने हैं, कुछ काम करवाने हैं, तो वो हमें मैन्युअली हर एक के लिए अलग अलग काम करना पड़ता था। बट इसका सॉल्यूशन हमें दिया है क्लास में। क्लास ने क्या बोला है कि आप नॉट ओनली, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप नॉट ओनली डेटा मेंबर लिख सकते हो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट एज वेल एज आप यहाँ पर मेंबर फंक्शन भी लिख सकते हो। सो व्हाट एग्जैक्टली द मेंबर फंक्शन? तो जो भी आप काम करने की यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे आपको डेटा लेना है, मतलब इनपुट लेना है यूज़र से, तो वो आपका ये फंक्शन कर लेगा, और ये फंक्शन आपको कितनी बार लिखना है? ओनली 1 टाइम, आपको एक ही बार लिखना है। और आपको जो भी स्टूडेंट को इस तरह का डेटा इनपुट लेना है, वो क्या करेगा? उसको सिर्फ कॉल करने का काम करेगा। मैंने क्या कहा? हम ये मेंबर फंक्शन सिर्फ एक बार लिखेंगे, और ये इनपुट का काम ले रहा है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है ये 2 लाइन, यही 2 लाइन हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन के अंदर लिख देंगे, और ये काम हम सिर्फ एक बार करेंगे। और जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे या वेरिएबल बनाएंगे, S1 S2 S3 लाइक S100 तक, उनको अगर लगता है कि इनपुट लेना है, तो वो क्या करेंगे? सारे के सारे लोग इस मेंबर फंक्शन को जस्ट कॉल करने का काम करेंगे, ताकि हमें रिडंडेंट काम बार बार ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके अगले वाले लेक्चर में हम प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ या सिंटैक्स ऑफ द क्लास, एंड हाउ वी कैन गोइंग टू क्रिएट द क्लास, एंड हाउ वी कैन गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम यहाँ पर वेरिएबल बना रहे थे ऑफ अ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। नाम वही होता है, वेरिएबल ही होता है ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे understanding the requirement of the classes, now we are going to understand how we can write class, how we can create the object, और किस तरह से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। देन आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू लाइक गो थ्रू द स्लाइड्स, लाइक आपको मैं बताऊंगा कि क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। बड़ी जनरल कंसेप्ट वाइज हम देख रहे हैं कि क्लास लिखते कैसे और हम किस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो लाइक हमने यहाँ पे क्लास लिखा है और यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा है। तो इफ़ यू नो द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, हमने देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर स्टोर करवा सकते थे, और वहाँ पर हम स्टूडेंट नाम का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हमने बनाया था। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्लास का डेफिनेशन कुछ उसी तरह से होता है। क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप का नाम मैंने लिखा है स्टूडेंट, विच हैज़ द कलेक्शन ऑफ नॉट ओनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर एज वेल एज मेंबर फंक्शन। तो जैसे हम डेटा मेंबर की बात करते हैं, इंटीजर रोल नंबर मुझे स्टोर करना है और मुझे उनके मार्क्स भी स्टोर करने हैं। सो इंटीजर नॉट उनका नाम भी स्टोर करना है, मार्क्स की बात बाद में कर लेते हैं। फिलहाल मैंने देखिए 2 अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन ली है, एक इंटीजर टाइप की है और एक नेम टाइप की है। तो ये कंटेनर बन गया होगा स्टूडेंट नाम का, और उसके अंदर ये 2 इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। और मुझे क्या करना है, यूज़र से नाम लेना है, रोल नंबर लेना है, यूज़र से नाम लेना है, ये इंफॉर्मेशन मुझे लेनी है यूज़र से। तो जैसे हमें पता है कि स्ट्रक्चर में काम हम मैन्युअली करते थे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, बट ये काम मैं एक किसी फंक्शन को डेडिकेटेडली दे दूंगा, और उस फंक्शन का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइड गेट डेटा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, और अगर आप जावा को काफ़ी पसंद करते हो तो आप यहाँ पे
कैमल केस में नाम दीजिए, लाइक जो सेकेंड वर्ड होता है उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखिए, ठीक है। सो वाइड गेट डेटा, तो जब भी हम फंक्शन को लिखते हैं कुछ इसी तरह से लिखते हैं, फंक्शन का नाम और उसके पहले होता है रिटर्न टाइप। तो क्योंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा है वाइड, जो कंपलसरी उत्तर देना, ठीक है। अगर ये फंक्शन आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाता तो हम यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं। तो फिलहाल मोस्ट ऑफ दी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे नॉन रिटर्न ही होते हैं, सो दैट्स वाई रिटर्न टाइप होगा आपका वाइड। अब यूज़र से वैल्यू कैसे ली जाती है आपको पता है। यूजुअली हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन उसके बाद हम न्यू स्कैनर लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर हम sc.next लाइन फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, नाम रीड करेंगे। देखिए अगर हमें सिर्फ एक सिंपल स्ट्रिंग या सिंपल कैरेक्टर अगर रीड करना होता, सिंपल स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। इफ़ आई टोल्ड यू कि स्कैनर क्या है, ये स्ट्रिंग है, बट अगर मैं कहूँगा कि स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सेंटेंस है। तो अगर आपको पूरा सेंटेंस फर्स्ट नेम लास्ट नेम रीड करना है तो आपको नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ स्ट्रिंग रीड करनी है या एक सिंपल कैरेक्टर रीड करना है तो आप सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा आपको एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो हमने ऑलरेडी एक मेंबर बना के रखा हुआ है यहाँ पे नेम नाम का, उसी में जस्ट हमें असाइन करना है। उसी तरह से यहाँ पर हम एक रोल नंबर लेंगे और इस रोल नंबर में हम sc.next int लिखेंगे, तो ये रोल नंबर में आ जाएगा आपका यूज़र ने जो इनपुट दिया है रोल नंबर वो आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया पूरा डेडिकेटेड एक फंक्शन जो इनपुट लेने के काम आएगा। उसी तरह से लेट्स से अगर मुझे इन इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाना है, जो भी यूज़र ने इंफॉर्मेशन दी है उनको प्रिंट करवाना है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे एक डेडिकेटेड फंक्शन बनाना है। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइड डिस्प्ले या वाइड शो डेटा, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। और इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले द नेम, इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले द रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू प्लस नेम। उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर इक्वल टू जो हमारा डेटा मेंबर है दैट इज़ रोल। तो जो भी हमने नाम लिखे उसी का स्पेलिंग बराबर मैच होना चाहिए। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं एज इनिशियल स्टेज, बट जैसे आप एक दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेंगे सक्सेसफुली तो हमारी गलती या हमारे एरर्स धीरे धीरे कम होने लगती है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर एक गलती हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी है, दैट इज़ कि हमने यूज़र से इनपुट लिया है और यूज़र जब इनपुट देगा तो उसके पहले एक मैसेज होना चाहिए कि एग्जैक्टली यूज़र को क्या करना है। तो यूज़र से हमें पूछना है कि आप नेम, एंटर नेम एंड रोल नंबर। तो ये मैसेज स्क्रीन में आएगा और जैसे स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा आपसे एक नाम लिया जाएगा और आपसे एक रोल नंबर लिया जाएगा, ठीक है। और ये डिस्प्ले हमने एक फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शन को आप ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमने किया है ये जस्ट एक हमने एक डेटा टाइप बना कर रखा हुआ है। कौन सा डेटा टाइप, स्टूडेंट, वेयर इट कंटेन टू पार्ट्स। कोई भी क्लास दो पार्ट कंटेन करता है, एक डेटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन। तो हमारे पास ये दो डेटा मेंबर है और दो मेंबर फंक्शन है। एक फंक्शन इनपुट ले रहा है, एक फंक्शन आउटपुट को प्रिंट कर रहा है। अब इनको क्या मेमोरी कोई अलोकेट हुई है अभी तक? जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल कहूँ, अगर मैंने यहाँ पे इंट लिखा तो क्या इंट लिखने से कोई मेमोरी मिलती है? नहीं, आपको लिखना होता है उसके सामने वेरिएबल का नाम। अब जाके हम बोलते हैं यस, ए के लिए कितनी मेमोरी बनी है, 4 बाइट। इस ए को जो मेमोरी मिली है वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पर, ओके। उसी तरह से हम जो स्ट्रक्ट पढ़ रहे थे तो इसमें भी हमने देखा कि हमने ये जो डेटा मेंबर बनाए थे, लेट्स से इंटीजर मार्क्स ऑफ 5 और हमने यहाँ पे सपोज फ्लोट हाइट लिखी होंगी। तो हमने ये जो कुछ डेटा मेंबर लिखे थे स्ट्रक्चर के अंदर, इनको भी मेमोरी कब मिलती है, जब हम इसका क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो S1 को अभी कितनी मेमोरी मिली होंगी, लेट्स से इसको 20, इसको 4 बाइट्स। 20 क्यों? क्योंकि एक बॉक्स 4 बाइट का है तो टोटल 5 बॉक्स है तो टोटल 20 बाइट्स के हो जाएंगे, और ये आपका 4 बाइट का है। तो टोटल जब S1 बनेगा, वेरिएबल आप जब बनाओगे तो 28 बाइट अलोकेट होंगे, और जब S2 बनाओगे तो इसके लिए अलग से 28 बाइट अलोकेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जस्ट क्या बनाया है, ये जो हमने एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पर सिर्फ हमने डेटा टाइप बनाकर रखा हुआ है स्टूडेंट का।
अभी तक हमने इसको मेमोरी बनाकर नहीं दी है। हम इसको बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, हमने एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बना के दिया है। जैसे हम घर बांधते हैं तो घर का एक फ़ोटो होना और घर एक रियल में एग्जिस्ट करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो अभी जस्ट हमने एक फ़ोटो निकाल के रखा हुआ है, एक मैप बना के रखा हुआ है कि हम अगर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं या इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा जिस तरह से फ़ोटो पे लगा हुआ है। हमें उसको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना होगा, तभी जाके वो रियल में एग्जिस्ट करेगा। रियल में एग्जिस्ट करना मतलब क्या होता है, उसको रियल में मेमोरी मिलना, उन पे डेटा जाना, ये होता है रियल वाला चीज़। और ये तभी होगा जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनाएंगे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्ट हम जब बनाते हैं वो हमेशा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर बनाते हैं। अब आपके मन में होगा कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एक खुद क्या है, मेन खुद क्या है, एक फंक्शन है। और कोई भी फंक्शन की जब हम बात करते हैं, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन क्लास, वो किसी ना किसी क्लास के अंदर होना चाहिए। अब शर्त मतलब सवाल ये उठता है कि हम ये क्लास के अंदर लिखना है मेन फंक्शन, तो ये बनाएंगे कहाँ पे? क्या हम स्टूडेंट क्लास के अंदर ही स्टूडेंट क्लास के अंदर ही हम मेन फंक्शन बनाएं, या हमें कोई दूसरा क्लास बना के वहाँ पर हमें मेन फंक्शन बनाना होगा? हमारे सामने दो सवाल हैं। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। आप देखिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आप कहीं पर भी बना सकते हो, इन अ स्टूडेंट क्लास, या फिर आप टोटली दूसरे क्लास में बना सकते हो। व्हाट आई विल रिकमेंड यू, आप एक दूसरा क्लास बनाइए, टोटली नीचे क्लास एग्जाम्पल आप कोई भी नाम दे दीजिए, और यहाँ पर हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसका रीज़न मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि हमने ये अलग क्लास क्यों बनाया है। और ये होगा आपका पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का क्लोज, और फाइनली हम यहाँ पर कर देंगे क्लास का क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इस पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर क्या करेंगे, ये जो हमने स्टूडेंट क्लास बनाया है, ये जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है ऑब्जेक्ट का, इसका हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। वाई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इसको रियल में एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं, इनके लिए मेमोरी अलोकेट करवाना चाहते हैं। सो मेमोरी विल बी अलोकेट बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह से, क्लास का नाम लिखना होता है, फिर आपको रेफरेंस वेरिएबल लिखना होता है, फिर न्यू लिखना होता है, और फिर उसके बाद फिर से आपको क्लास का नाम लिखना होता है। ठीक है, सो बेसिकली इसी सिंटैक्स को देखकर हम कुछ लिखेंगे। कौन से क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट्स से S1 न्यू एक कीवर्ड है जो आपको लोअर केस में लिखना है, और ये आपका रन टाइम में जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तब जाके इस स्टूडेंट क्लास के लिए क्या बनेगा, मेमोरी मिलेगा। तो ये मेमोरी कहाँ पर बनेगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और स्टूडेंट, और ये इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको और एक ऑब्जेक्ट बनाना है और एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रीड करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो आप लिखोगे दूसरा रेफरेंस वेरिएबल न्यू स्टूडेंट। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यस, इनको अब मेमोरी मिल चुकी है। मतलब अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द मेमोरी, यहाँ पर हमारे पास एक S1 बना होगा, इसके अंदर हमारे पास इंटीजर रोल नंबर, देन यहाँ पर नेम बना होगा, देन हमारे पास यहाँ पे गेट डेटा, और यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना होगा, और इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो हमारा आ चुका है स्टैक मेमोरी के अंदर। देखिए, वैसे है सब कुछ ये रैम के अंदर ही हो रहा है, बट रैम में भी कुछ सेक्शंस हैं, और सेक्शन में हमारे पास अभी 2 रेफरेंस वेरिएबल हैं, एक S1 है और एक S2 है, और एक अलग से एक बॉक्स बना है जिसमें भी क्या है, नेम है, रोल नंबर है, बाद में हमारा गेट डेटा है, और बाद में हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, और इसका जो एड्रेस है वो पॉइंट कर रहा है S2 को। लेट्स इसका एड्रेस 100 से स्टार्ट होता है और इसका एड्रेस 200 से स्टार्ट होता है। तो S2 के पास 200 एड्रेस है और S1 के पास 100 एड्रेस है। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू एक्सेस द रोल नंबर ऑफ S1, तो मुझे क्या लिखना होगा, S1 डॉट रोल नंबर। नेम को एक्सेस करने के लिए S1 डॉट नेम। अगर मुझे S1 के गेट डेटा को कॉल करवाना है तो मुझे लिखना होगा S1 डॉट गेट डेटा फंक्शन, और मुझे अगर S1 के डिस्प्ले को कॉल करना है तो हमेशा लिखना होगा ऑब्जेक्ट लगाकर मेंबर फंक्शन का नाम, तो S1 डॉट डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर S2 के रोल नंबर को एक्सेस करना है तो S2 डॉट रोल नंबर,
s2 डॉट नेम, गेट डेटा को एक्सेस करना है s2 डॉट गेट डेटा, और अगर हमें डिस्प्ले को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे s2 डॉट डिस्प्ले। तो इस तरह से हमें समझ में आ चुका है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है। हमारा ऑब्जेक्ट बनता है हीप मेमोरी में, और हमारा जो रेफरेंस होता है वो बनता है हमारे स्टैक मेमोरी में, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रैम। ओके, सो हीप मेमोरी में हमेशा ध्यान में रखना, वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट रन टाइम डायनेमिकली, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हीप मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई होंगी, और जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं हमेशा स्टैक मेमोरी में ऑक्यूपाई होते हैं। और इस तरह से एक आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद और एक चीज़ होती है, जो हमारे इंटीजर टाइप का डेटा होता है, इंट या फिर फ्लोट टाइप का डेटा, उसमें हमारा डेटा जीरो स्टोर होता है, और जो हमारे स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल टाइप का डेटा स्टोर होता है। मतलब देखोगे इस नेम में आ जाएगा नल, इस नेम में आ जाएगा नल, और यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, हमने मेमोरी एलोकेट करवा के दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ काम हो चुका है। अब इनमें हमें वैल्यूज़ को रीड करवाना है यूज़र के थ्रू, तो वो काम हमने किसको दिया है, वो काम हमने दिया है गेट डेटा को। और जब हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी उसे हमें प्रिंट भी करवाना होगा, तो वो काम हमने दिया है डिस्प्ले फंक्शन को। तो सबसे पहले हम, जाहिर सी बात है कि गेट डेटा को कॉल करेंगे एंड देन आफ्टर वी कॉल डिस्प्ले फंक्शन, ताकि हमारा काम स्मूथली हो जाए। ओके, सो लेट्स सी दिस। तो इसी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ S1 के लिए जो जीरो और नल रखा हुआ है उसके जगह पर कुछ डेटा आ जाए, और वो डेटा लाता है गेट डेटा फंक्शन, और उसी को प्रिंट करना है तो वो हमारे लिए करवा के देगा डिस्प्ले फंक्शन। ये तो हो गया S1 के लिए। उसी तरह से S2 का भी डेटा हमें रीड करना है, उसमें भी तो जीरो नल है, तो वो काम करेगा गेट डेटा, डेटा को यूज़र से लेने का और बाद में उसे प्रिंट भी करवाना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले फंक्शन। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया है, और ये प्रोग्राम मैं बहुत बार रिपीट करूँगा तो हमें प्रैक्टिस इतनी हो जाएंगी। अल्दो आपको कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, मेंबर फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, बट ये जैसे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे, हमारे लेक्चर आगे आगे जाएंगे, तो ये चीज़ों से आप फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। एक गलती मैंने यहाँ पर की है, दैट कि हमने गेट डेटा जो लिखा है वो इस तरह से लिखा है, और हमने जब कॉल किया है वो स्मॉल में किया है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप S1 यहाँ पे छोटा निकाल रहे हो, S2 छोटा निकाल रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी वैसे ही फॉलो करना है। गेट डेटा आपने कैमल केस में लिखा है तो इस तरह से आपको लिखना है, और अदरवाइज आपको मिलेंगे एरर। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज़ किया है तो हमें पता है कि हमें एक इंपोर्ट करना होता है पैकेज को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज। ठीक है, सो कंट्रोल एस करते हैं। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे हमारे जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, और इसको सेव करेंगे कौन से नाम से, कोई भी नाम दे दीजिए आप, स्टूडेंट एग्जाम्पल डॉट जावा। देखिए फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करिएगा आप, मैं आता हूँ हमारे जावा प्रोग्राम फोल्डर में, और यहाँ पर मैं प्रोग्राम जितनी भी क्लास फाइल है वो सबको डिलीट कर देता हूँ। देखिए जितनी भी क्लास फाइल ऑलरेडी हमने बना के रखी है वो सबको डिलीट कर दिया, और इस स्टूडेंट एग्जाम्पल को भी हम कंपाइल करेंगे। सो फॉर दैट आई विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, ओके, नाउ नोटिस हियर कि जावा सी मैंने लिखा है, यहाँ पर फाइल का नाम मैंने लिखा स्टूडेंट एग्जाम्पल डॉट जावा, प्रेस एंटर। नाउ आप देखिए यहाँ पे टोटल 2 क्लासेस फाइल बनी है, एक स्टूडेंट डॉट क्लास बनी है और एक एग्जाम्पल डॉट क्लास बनी है। मैंने बताया था आपको हमने अलग से मेन क्लास क्यों बनाया है, मतलब हमने अलग से मेन फंक्शन को क्यों डिफाइन किया है। आप देखिएगा मैंने मेन फंक्शन को अलग क्लास में रखा हुआ है। इसका रीज़न आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो ब्लूप्रिंट है, अगर आपको इसको शेयर करना है किसी के साथ, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट होता है, देखिए हर एक की इच्छा नहीं होगी कि भाई गेट डेटा S1 के लिए कॉल करना है, S2 के लिए भी गेट डेटा कॉल करना है, तो ये हमेशा ये यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहेगा। बट ये चीज़ ब्लूप्रिंट तो आपको बना के रखनी होंगी। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट आप क्या कर सकते हो, यही ब्लूप्रिंट आपका
आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है जो आपको आपके लाइक कलीग्स को या क्लाइंट को आपको सेंड करना होता है, और ये चीज़ें वो आपकी उसके हिसाब से क्या करेगा, कस्टमाइज करेगा, किसको कॉल करना है किसको नहीं करना है वो डिसाइड कर लेगा। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमेशा आपका जो मेन फंक्शन होता है वो टोटली आपका दूसरे क्लास में हो, और आप जो फाइल सेंड करोगे आपके क्लाइंट को वो ये वाली फाइल होंगी स्टूडेंट डॉट क्लास। तो ठीक है, अब रन कौन से फाइल से करेंगे प्रोग्राम को, हम रन कौन से फाइल से करें, क्योंकि आपने बोला था कि सर क्लास का नाम लिखना है, तो यहाँ पे तो दो क्लास है, एग्जाम्पल है, स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पे जावा स्पेस लिखना है एग्जाम्पल। ना रीज़न, आपका मेन फंक्शन जिस क्लास में भी डिफाइन है, आपका मेन फंक्शन जिस क्लास में भी डिफाइन है उसी को आपको क्या करना है, उसी से आपको रन करना है। तो ये देखिए आपका गेट डेटा यहाँ पे चल गया, और गेट डेटा ने पूछा नेम एंड रोल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहित शर्मा, एंटर बटन। नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर रोल नंबर, तो जैसे मैंने रोल नंबर एंटर किया 45, और ये देखिए क्या हो गया यहाँ पर, रोहित शर्मा और 45 ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई। ये जो प्रिंट हुई इंफॉर्मेशन है ये हो गई है बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन। ओके, तो आपको लगता है एक लाइन ब्रेक हो जाए बीच में, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, अल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो आप देखोगे 45 के बाद मतलब जब डेटा प्रिंट हो जाएगा तो एक लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेम लिखा है फिर से, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर विराट कोहली, एंटर बटन प्रेस किया, रोल नंबर एंटर किया, तो ये देखिए आपका विराट कोहली और 18 भी आ चुका है। तो मैंने कुछ सोर्स कोड चेंज किया यहाँ पर, तो अगेन मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को, कंपाइल करते हैं, और ये पूछता है कि स्पेलिंग गलत हो चुका है, प्रिंट एलन चाहिए था, ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, फिर से एक बार कंपाइल करते हैं, सॉरी, फिर से कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे। कौन से नाम से, स्टूडेंट जावा स्पेस एग्जाम्पल नाम से, ठीक है। नेम अगेन मैं कुछ वही नाम एंटर करूँगा, रोहित शर्मा, और यहाँ पर मैंने 45 एंटर किया, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर एक लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो एक ऐसा कुछ आप कर सकते हो। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ चुकी है, और लाइक हाउ वी कैन क्रिएट एन क्लास, एंड हम किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और किस तरह से हम उनके मेंबर फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे S1 का नाम यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे प्रिंट करोगे, system.out.println। मुझे S2 का नाम प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे S2.name। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ, जावा स्पेस एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा रोहित 45, तो ये देखिए रोहित और 45 आ गया, और यहाँ पे लिखा मैंने विराट 18, तो ये देखिए विराट 18 आ गया, और साथ में विराट अगेन प्रिंट हो गया, तो हमने S2 का नाम भी प्रिंट किया था, ठीक है। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अगर मैंने ये डिस्प्ले पहले प्रिंट किया और गेट डेटा बाद में प्रिंट किया, तो S2 के लिए हमारी इंफॉर्मेशन क्या आएंगी। तो अगर आप इसका आंसर दे सकते हो पॉज करके, तो आप सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप आंसर देने में सही हो जाते हो तो आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। सो S1.getData काम करेगा, तो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी 0 और नल, उसको आपने ओवरराइड कर दिया, जो भी आपने यूज़र इनपुट दिया होगा रोहित एंड 45 से, ठीक है। और यही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के थ्रू क्या हो गया होगा, प्रिंट हो गया होगा। अब इस मोमेंट पे हमें पता है S2.getData कॉल नहीं हो रहा है, S2.display ही कॉल हो रहा है। हमें पता है जब ये S1 बना था तो इसके अंदर क्या था, 0 नल था, और जब S2 बना था तो इसके अंदर भी क्या था, 0 और नल ये डेटा था। तो इस वाले मोमेंट पर व्हाट इज द डेटा इनसाइड S2 के अंदर अभी कौन सा डेटा है, तो आप देखोगे अभी भी इसके अंदर कौन सा डेटा है, 0 एंड नल। यही इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट हो जाएंगी, और बाद में जाके इसमें आप जो एंटर करोगे, जैसे आपने विराट एंटर किया होगा या 18 एंटर किया होगा, बाद में जाके वो S2 में स्टोर हो जाएगा। बट उसके पहले ही आपने डिस्प्ले को कॉल कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेटा क्या मिलेगा, 0 एंड नल। तो आप देखेंगे इसको,
कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रोहित 45, तो आप देखोगे रोहित 45 आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया यहाँ पर नल और 0, और आपको बाद में पूछा गया कि स्टूडेंट 2 के लिए नाम और रोल नंबर एंटर करिए, बट आप देखोगे तब तक आपका ये S2 क्या हो चुका है, नल और 0 प्रिंट कर चुका है। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि ये कैसे कॉल होता है, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए प्रोग्राम को। ये कमेंट वाला पार्ट था इसलिए इसको इग्नोर कर दिया, सो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, थैंक यू।